हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एमए इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और अभी तक आपने एमपीएच 004 में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम कवर करेंगे एग्ज़ाम के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग चीज़ें हैं या फिर भारतीय समाज में हमेशा इनका एक गहरा संबंध रहा है? आज हम समझेंगे पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के बीच का संबंध, और यह जानेंगे कि क्यों ये हमारे इतिहास और राजनीति के लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इंट्रो में क्या है। पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उस समय राज्य शासन व्यवस्था को केवल राजनीतिक संस्था नहीं माना जाता था, बल्कि उसे नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों से भी जोड़ के देखा जाता था। शासन का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धर्म स्थापना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था, है ना। तो देखिए, अब समझिए कि धर्म और राजनीति दोनों क्यों जुड़े थे। अब देखो स्टूडेंट, उस समय राजनीतिक सिर्फ सत्ता पाने का जरिया तो था नहीं। राजा का काम सिर्फ कानून बनाना भी नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय को भी बनाए रखना था, और ये उसकी जिम्मेदारी थी, है ना। और यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पाठ पूजा मंदिर जाना ही नहीं था, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और समाज की व्यवस्था को बनाए भी रखना था। यानी कि राजा का काम था कि समाज ठीक रहे, लोगों को जस्टिस मिले और सभी लोग अपने कर्तव्य निभाएं, है ना। देखिए, भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आस्था नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। यह कर्तव्य, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था से भी संबंधित है। इस दृष्टिकोण में धर्म समाज में न्याय, कर्तव्य, अनुशासन स्थापित करने का माध्यम था। राजधर्म की अवधारणा पूर्व आधुनिक भारतीय चिंतन में राजधर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। राजा का मुख्य कर्तव्य था कि वह धर्म के अनुसार शासन करे और प्रजा की रक्षा भी करे। तो देखिए, अगर हम बात करें राजधर्म की, तो प्राचीन समय में राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या था कि वह धर्म के अनुसार शासन करे और प्रजा की सुरक्षा करे। अगर आप ध्यान से देखें तो मनुस्मृति में भी ये बात लिखी हुई है। मतलब कि राजा केवल सत्ता नहीं चला रहा था, वह समाज का मॉरल गाइडेंस भी था, है ना। इसके अनुसार राजा को केवल अपने व्यक्तिगत हित नहीं, बल्कि समाज और प्रजा के कल्याण के लिए निर्णय लेने चाहिए। राजा के निर्णयों का आधार धर्म और न्याय होना चाहिए, ताकि शासन सुरक्षित, स्थिर और संतुलित बने। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति हमेशा से जुड़े हुए हैं। राज्य और धर्म का संबंध। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार में राजा को धर्म का संरक्षक माना गया था, है ना। राजा का दायित्व था कि वह समाज में न्याय स्थापित करे और अधर्म को रोके और धर्म की रक्षा करे। और एक राजनीतिक विचारक थे कौटिल्य। उन्होंने भी शासन में नैतिकता व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया, यद्यपि उन्होंने राजनीति को व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखा। तो देखिए, राजा की जो सत्ता थी तभी वैध मानी जाती थी जब वे नैतिक और धर्म के अनुसार काम करें। जो कौटिल्य हैं, उन्होंने भी यही कहा कि अगर राजनीति में नैतिकता ना हो तो समाज में अराजकता यानी कि करप्शन फैल जाती है। तो बस यही पॉइंट याद रखो कि राजा का मतलब धर्म संरक्षक और समाज का न्यायदाता, ठीक है। धर्म के माध्यम से, फोर्थ पॉइंट, धर्म के माध्यम से शासन की वैधता। पूर्व आधुनिक काल में शासकों की सत्ता को वैधता प्रदान करने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजा को अक्सर धर्म का प्रतिनिधि माना जाता था और उसकी सत्ता को धार्मिक आधार पर स्वीकार किया जाता था। एक आसान तरीका से समझो, अब धर्म जो है राजा को सिर्फ मॉरल बेसिस नहीं देता, बल्कि उसकी सत्ता की वैधता भी तय करता है। मतलब कि अगर राजा धर्म के खिलाफ चले तो लोग उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए धर्म और सत्ता जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। समाज और राजनीति का नैतिक आधार। भारतीय राजनीतिक चिंतन में यह माना गया कि राजनीति को नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म के माध्यम से शासन को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने का
प्रयास किया गया, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पूर्व आधुनिक सोच ये कहती है कि राजनीतिक और नैतिकता अलग नहीं हो सकती है, ठीक है। राजनीतिक फैसले समाज के नैतिक और धार्मिक मूल्य के अनुसार होने चाहिए, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। अगर ये ना हो तो सब जो है वो बिखर जाता है, ठीक है, सब इधर उधर बिखर जाता है। आपको भी आंसर सीट पे कंक्लूज़न लिखना होगा अगर आप अच्छे नंबर चाहते हैं तो अतः कहा जा सकता है कि पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। धर्म शासन के लिए नैतिक आधार प्रदान करता है और राजनीति के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाता है। इस प्रकार धर्म और राजनीति का संबंध भारतीय राजनीति परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता रहा है। जो धर्म का शासन था वो मॉरल आधार है ना, और राजनीति के जरिए समाज में व्यवस्था बनी रहती है। यानी कि ये केवल सत्ता का खेल नहीं था, बल्कि पूरे समाज और नैतिकता से जुड़ा हुआ था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के उद्धार में पंडिता रमाबाई के योगदान की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम पंडिता रमाबाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंडिता रमाबाई जो हैं वो 19वीं सदी की एक महान सामाजिक रिफॉर्मर्स थी। उन्होंने महिलाओं की एजुकेशन को और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया था। उस समय भारत में महिलाओं को पढ़ाई से वंचित रखा जाता था, है ना, रोजगार से वंचित रखी जाती थी और समाज में बराबरी का अधिकार उन्हें लगभग मिलता ही नहीं था। तो रमाबाई ने इसे बदलने की कोशिश की, ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। बाल विवाह था उस टाइम पे, शिक्षा की कमी थी, विधवाओं की कठिन स्थिति थी और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण महिलाओं को कई प्रकार से अन्याय का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में कई समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास की, है ना। तो उन्हीं सुधारकों में से एक नाम था पंडिता रमाबाई का, और ये एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सुधारकों में से जानी जाती हैं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार, शिक्षा, सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास। पंडिता रमाबाई का मानना था कि महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कई संस्थाओं की स्थापना की और यह बताया कि शिक्षा के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की, ठीक है। इस पॉइंट्स को आपको याद रखना कि उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना था। तो देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए सर्वप्रथम स्कूल और कॉलेज खोले। जैसे कि सावित्रीबाई फुले के बाद वे महिलाओं की शिक्षा की अगुवाई में आई। उनका मानना था कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो समाज खुद बदल जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि महिलाओं का शिक्षा ही समाज सुधार कर सकता है। विधवाओं के लिए कार्य। उस समय भारतीय समाज में विधवाओं की स्थिति अत्यंत खराब थी। पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के पुनर्वास और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जहां विधवाओं और पर्याप्त व्यक्तियों को शिक्षा और आश्रय दिया जाता था। यानी कि उस समय समाज में विधवाओं का बहुत शोषण होता था 19वीं सदी में, है ना। तो रमाबाई ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और महिला आश्रम और विधवा आश्रम स्थापित किया। तो इससे विधवाओं को आवास, एजुकेशन और आर्थिक सहायता मिल सकी। इससे विधवाओं को आवास, शिक्षा और आर्थिक सहायता मिल सकी। तो वो केवल चैरिटी नहीं करती थी, जो पंडिता रमाबाई थी वो सिर्फ चैरिटी नहीं करती थी, ठीक है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाने का रास्ता भी दिखाती थी। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़। पंडिता रमाबाई ने समाज में प्रचलित कई कुरीतियाँ जैसे कि बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, लैंगिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि समाज का विकास तब भी संभव है जब महिलाओं का समान अधिकार दिया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। महिला अधिकारों की समर्थक। पंडिता रमाबाई महिलाओं के अधिकारों की प्रबल
समर्थक थी। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और सम्मानजनक जीवन के लिए कई लेख और भाषण दिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में उन्होंने भारतीय समाज में उच्च जाति की महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन किया था। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में उन्होंने बताया कि जो उच्च जाति की महिलाएं थीं उन्हें भी कितनी ज़्यादा परेशानी होती थी, ठीक है, और उन्हें भी क्यों समाज में अधिकार मिलने चाहिए। विश्लेषण क्या है? पंडिता रमाबाई का योगदान केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अधिकारों के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमने देखा कि रमाबाई ने दिखाया कि महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण समाज की प्रगति के लिए ज़रूरी है, और उन्होंने सिर्फ स्कूल या आश्रम नहीं खोले बल्कि महिलाओं की मानसिकता बदलने और आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया। उनका योगदान जो था आज भी समाज सुधार और महिला अधिकार आंदोलन में याद किया जाता है। तो पंडिता रमाबाई का जो योगदान है सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है। तो कंक्लूज़न क्या है इसका? अतः कहा जा सकता है कि पंडिता रमाबाई 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक थी। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा, सामाजिक सुधार और महिला अधिकार के क्षेत्र में उनका योगदान भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडी सावरकर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इसका इंट्रो पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कई विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन विचारकों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने राष्ट्रवाद की एक विशिष्ट अवधारणा प्रस्तुत की जिसे सामान्य हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के रूप में जाना जाता है। सावरकर के अनुसार राष्ट्र केवल राजनीतिक इकाई नहीं बल्कि ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक तत्वों पर आधारित होता है। तो वीडी सावरकर ने भारत में राष्ट्रवाद को सिर्फ राजनीतिक सत्ता तक सीमित नहीं रखा था, है ना। उनके अनुसार राष्ट्र जो है उसका मतलब संस्कृति, इतिहास और धर्म पर आधारित होता है, यानी कि सिर्फ बॉर्डर और लॉ से नहीं बल्कि साझा संस्कृति पहचान से राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। ओके, हिंदू की अवधारणा सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व हु इज़ हिंदू में हिंदुत्व की अवधारणा प्रस्तुत की। तो सावरकर की ये जो बुक थी हिंदुत्व हु इज़ हिंदू में इन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या की है। उनके अनुसार हिंदुत्व केवल धार्मिक पहचान नहीं, एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है। तो भारत में रहने वाले लोग जो इस सांस्कृतिक आधार को साझा करते हैं तो वही राष्ट्र का असली हिस्सा होते हैं, ठीक है। राष्ट्र की पहचान, तो राष्ट्र की जो पहचान है ना वो 3 स्तंभों पर आधारित है, ठीक है। एक भौगोलिक क्षेत्र, समान भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा समान जातीय या सांस्कृतिक पहचान और थर्ड समान इतिहास का परंपरा। इन तत्वों के आधार पर उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक आधार देने का प्रयास किया है ना। तो इनके आधार पर ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का सांस्कृतिक पक्ष मजबूत किया। पितृभूमि और पुण्यभूमि की अवधारणा, सावरकर ने राष्ट्रवाद को समझाने के लिए पितृभूमि फादरलैंड और पुण्यभूमि हॉलीलैंड की अवधारणा दी। उनके अनुसार जो लोग भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानते हैं वे ही वास्तविक अर्थों में हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है। तो सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो मुख्य रूप से तो सावरकर ने राष्ट्रवाद को समझाने के लिए फादरलैंड और हॉलीलैंड की बात की है ना। तो सावरकर कहते हैं कि जो लोग भारत को दोनों मानते हैं यानी कि फादरलैंड भी मान रहे हैं और हॉलीलैंड भी मान रहे हैं तो वे वास्तविक रूप से हिंदू राष्ट्र का हिस्सा हैं। ओके, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सावरकर का राष्ट्रवाद मुख्य रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित था। उन्होंने यह तर्क दिया कि राष्ट्र की पहचान केवल राजनीतिक सीमाओं से नहीं बल्कि ये साझा संस्कृति, भाषा, इतिहास और परंपराओं से बनती है, ठीक है। मतलब संस्कृति में, भाषा में, इतिहास में, परंपराओं में, सब में साझा से ही हमारे राष्ट्र की पहचान बनती है। राष्ट्रीय एकता पर जोर, सावरकर का मानना था कि भारत की शक्ति उसकी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय चेतना में निहित है। उन्होंने समाज में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने पर विशेष जोर दिया। तो यानी कि सावरकर का जो राष्ट्रवाद है वो मुख्य रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है।
है ना। और उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति उसकी सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना में निहित है ना। उन्होंने समाज में राष्ट्रीय चेतना और एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। विश्लेषण: सावरकर का राष्ट्रवाद भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में सामने आता है, जहाँ एक और यह सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता पर जोर देता है, वहीं दूसरी ओर यह इस पर जो आलोचना भी की जाती है कि यह विचारधारा भारतीय समाज की बहुलता और विविधता को सीमित रूप से देखती है। तो सावरकर का राष्ट्रवाद भारतीय राजनीतिक सोच में अनोखा था। यह राष्ट्र की पहचान को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर रखता था। हालांकि आलोचक कहते हैं कि इस दृष्टिकोण में भारत की बहुलता और विविधता को सीमित रूप में देखा गया है। तो हमें स्पष्ट है कि जो वी.डी. सावरकर हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक आधार दिया। उनके विचारों ने राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया और राजनीतिक राष्ट्रवाद के लिए एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। ओके, अतः कहा जा सकता है कि सावरकर का राष्ट्रवाद भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके विचारों ने भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को मजबूत किया और राष्ट्रीय पहचान के प्रश्न पर एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले के राजनीतिक विचारों की तुलना और विपरीतता स्पष्ट कीजिए। देखिए, 19वीं सदी में ना भारत में कई सामाजिक कुरीतियाँ और असमानताएं थी। राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले ने समाज में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण काम किए थे। दोनों का क्या लक्ष्य था कि समानता और न्याय स्थापित करना, लेकिन उनके दृष्टिकोण का आधार अलग अलग थे। ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कई सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इस दौर में कई महान समाज सुधारकों में समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ उठाई गई थी। इन सुधारकों में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले का विशेष स्थान है। दोनों की विचारकों ने सामाजिक सुधार और न्याय की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन उनके विचार और दृष्टिकोण में कुछ असमानताएं तथा कई महत्वपूर्ण अंतर भी पाए जाते हैं। ठीक है। सिमिलरिटीज़ क्या है इसमें? सामाजिक सुधार पर जोर, दोनों विचारकों ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, अंधविश्वास के पर विरोध किया, जबकि ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। शिक्षा का महत्व, दोनों ही विचारकों ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा पर जोर दी, यानी कि दोनों ने महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा पर जोर दी थी। समानता और न्याय का समर्थन, दोनों ही विचारकों ने समाज में समानता और न्याय की स्थापना पर बल दिया। उनका मानना था कि सामाजिक प्रगति के लिए सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए। ये थी हमारी समानताएं। अब इसकी विभिन्नताएं क्या हैं? डिफरेंस क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर। राजा राम मोहन राय मुख्यतः धार्मिक और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज को बदलना चाहते थे। वही ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की तीव्र आलोचना की और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहले देखिए हमने समानता में क्या क्या पढ़ा। हमने समानता में पहला पढ़ा सामाजिक सुधार पर जोर, है ना। तो राजा राम मोहन जो थे वो सती प्रथा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ज्योतिबा फुले ने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष किया था। फिर शिक्षा का महत्व, दोनों ने महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा पर जोर दिया। समानता और न्याय, उनका मानना था कि सभी वर्गों को समान अवसर मिले। अब इसकी विभिन्नता में हमने सबसे पहले पढ़ा सामाजिक दृष्टिकोण। तो राजा राम मोहन राय धार्मिक और सामाजिक सुधार के माध्यम से परिवर्तन लाना चाह रहे थे। वहीं ज्योतिबा फुले जो है वो जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। सुधार का तरीका, राजा राम मोहन राय ने सुधार के लिए उदारवादी और क्रमिक परिवर्तन ग्रेजुअल रिफॉर्म का
मांग को मार्ग अपनाया, जबकि ज्योतिबा फुले का दृष्टिकोण अधिक क्रांतिकारी और संघर्षपूर्ण था। सामाजिक आधार, राजा राम मोहन राय का सुधार आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षित और उच्च वर्गों से जुड़ा हुआ था। वहीं ज्योतिबा फुले ने दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य किया। ओके, दोनों विचारकों के प्रयास ने भारतीय समाज में सामाजिक चेतना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय ने आधुनिकता, तर्कवाद, धार्मिक सुधार को बढ़ावा दिया। वहीं ज्योतिबा फुले ने सामाजिक समानता, जातिगत शोषण के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाया। ओके, अतः कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले दोनों ही भारतीय समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण नेता थे। यद्यपि उनकी जो दृष्टिकोण और कार्यशैली में अंतर था, लेकिन दोनों का उद्देश्य जो है एक अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम संबंध और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया था। इस संदर्भ में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम राजनीति के प्रमुख नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के माध्यम से मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की मांग की, है ना, और बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया, जिससे अंततः भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुस्लिम लीग में जिन्ना की क्या भूमिका थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। जिन्ना प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में दोनों समुदाय के सहयोग पर जोर दिया, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक परिस्थितियों और मतभेदों के कारण उन्होंने मुस्लिम लीग के नेतृत्व को मजबूत किया और मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक पहचान की मांगों को आगे बढ़ाया। तो देखिए, मुस्लिम लीग में जिन्ना की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, इसका उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। शुरुआत में जिन्ना जो है वो हिंदू मुस्लिम की एकता के समर्थ में तो थे ही, लेकिन समय के साथ उन्होंने ये महसूस किया कि मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक पहचान की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को मजबूत किया और फिर द्विराष्ट्र की मांग की। ठीक है, द्विराष्ट्र का विकास। द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में हिंदू मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म और सामाजिक परंपराएं भी अलग अलग है। जिन्ना का तर्क था कि हिंदू और मुसलमान केवल दो अलग धार्मिक समुदाय ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, परंपराएं, सामाजिक व्यवस्था भी भिन्न है। इसलिए मुसलमानों की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना आवश्यक है। तो जिन्ना ने इस विचार को राजनीतिक रूप से मजबूत किया और यह तर्क दिया कि मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। तो देखिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिन्ना ने कहा कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। हिंदू और मुसलमान जो है वो दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। उनका तर्क था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा केवल अलग राष्ट्र में ही संभव है। तो यानी कि ये सिर्फ धार्मिक विचार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक सुरक्षा और पहचान का मुद्दा था। लाहौर प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पारित किया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान की मांग को व्यापक समर्थन मिलने लगा और जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। तो देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुसलमानों के लिए एक स्पष्ट रूप से अलग राष्ट्र चाहिए। इस प्रस्ताव ने पाकिस्तान के निर्माण की दिशा में निर्णायक कदम रखा है ना। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग मजबूत राजनीतिक शक्ति बन गई। जिन्ना का राजनीतिक नेतृत्व। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक मजबूत राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित किया और मुसलमानों के अधिकारों के लिए प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। उनकी राजनीति और नेतृत्व के कारण मुस्लिम लीग भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति बन गई है। तो जिन्ना ने
मुस्लिम लीग को एक सशक्त संगठन बनाया, है ना। उन्होंने मुसलमान के अधिकारों के लिए एक संगठित और रणनीतिक तरीके से लड़ाई लड़ी। इस वजह से मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति में अपनी ताकत साबित की। जिन्ना की भूमिका भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद दोनों ही रही है। एक और उन्होंने मुसलमान के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा समर्थित द्विराष्ट्रीय सिद्धांत ने भारत के विभाजन को भी जन्म दिया। यानी कि यहाँ पे हमें साफ है, यानी कि देखो यहाँ पे हमें क्लियर है कि जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नेतृत्व और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के प्रचार के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक पहचान बनाई। उनका दृष्टिकोण विवादास्पद तो था, लेकिन भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में निर्णायक भूमिका भी निभाई। यानी कि जिन्ना की राजनीति ने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। अतः कहा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के नेतृत्व और द्विराष्ट्र के सिद्धांत के प्रचार के माध्यम से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व ने पाकिस्तान के निर्माण की दिशा में निर्णायक प्रभाव भी डाला, है ना। तो स्टूडेंट देखो, आज हमने MPA 004 के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में पढ़ा। और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया हुआ है वो ऑलरेडी रिपीटेड है, जो 2024 में भी आ चुका है और 2023 में भी आ चुका है, 2025 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमने राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले के राजनीतिक और सामाजिक विचार पर हमने चर्चा किया, और पंडिता रमाबाई का महिलाओं के उत्थान में योगदान के बारे में पढ़ा, और मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र में भूमिका के बारे में पढ़ा। तो इन सभी विचारकों और घटनाओं ने ना भारत की राजनीतिक सोच और सामाजिक चेतना को गहरा आकार दिया है। अगर आपने आज का वीडियो पूरा देखा तो आप MPA 004 के इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आसानी से एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इग्नू MA एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और एग्ज़ाम के लिए क्रूशियल टॉपिक के साथ।